ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये बात आप समझ गए कि पार्टनरशिप क्या है। इसका प्रॉपरली ये जस्ट हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था प्रीवियस लेक्चर में। एक बार वापस से हम लोग दोहरा दें कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज व्हेन two or more persons come together to carry out their business activities. They are ready to do their business, also they are willing to share their profit or loss in their proportion or in a profit sharing ratio. They are agree with the terms and condition of the business, and such company or such firm is called as a partnership firm. Individually they called as a partner and collectively they get called as a partnership. ओके, अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर टू यू। अभी इसका जो डेफिनेशन दिया है, पार्टनरशिप का एक एक्ट भी है। इसका एक्ट कब का है? पार्टनरशिप का एक्ट कब का है? पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 का। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932। अभी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन हमें दी गई है। डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या दी है, लेट्स सी कि पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit and losses of a firm। देखो डेफिनेशन में वो क्या बता रहे कि पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ये क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फर्म बोल सकते हो, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर उसको एक ऑफिशियली या फिर जिसको लीगली क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, एक लॉफुल बिजनेस यू कैन से। ओके, सो पार्टनरशिप ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक एसोसिएशन बोल सकते हो। किसका? लोगों का, पर्सन्स का एसोसिएशन, जहाँ पर ये पर्सन्स आकर मिलकर काम करने के लिए रेडी है, कि वो पर्सन्स का एक एसोसिएशन, कि वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, 2 or more पर्सन, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 और उससे ज़्यादा मोर, वेयर 2 or more पर्सन कमिंग टुगेदर, जो एक साथ आते हैं और अपने बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस, जो बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे, एक साथ आ रहे, हु कैरी ऑन देयर बिजनेस एक्टिविटीज विद व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ फर्म। और उनका क्या होता है, व्यू क्या है, मोटो क्या है, कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? रेशो से करेंगे। रेशो नहीं डिसाइड किया तो कैसे करेंगे? फिर इक्वल करेंगे। वो भी चीज़ें हमें सीखनी है आगे। इनके बीच में सारे टर्म्स कंडीशंस वो एग्री करेंगे, इनके बीच में वो सब अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सब एग्रीमेंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीज़ें हमें आगे जाके सीखनी है। अभी तो इतना समझ गए ना कि डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बता रहा है ये समझ गए, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, बिजनेस करेंगे, आगे जाके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे शेयर करेंगे, रेडी है वो सब करने के लिए, टर्म्स कंडीशन को एग्री रहेंगे, ऐसे फर्म को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप एक्ट कब का है? 1932 का है। ओके, अगेन इसकी एक्ट के हिसाब से 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से भी डेफिनेशन दी गई है। अभी तो हम लोग ने जनरल डेफिनेशन अभी पढ़ी, अभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कि यहाँ पर वो बोल रहे इट इज the relation between the persons। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो? It is the relation between the persons। यहाँ पर persons के बीच में का क्या है? relation है who have agreed to share profits of a business, कि जो एग्री है, रेडी है ना, जो हाँ उनके बीच में वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि वो प्रॉफिट्स लॉस जो भी है वो शेयर करने के लिए एग्री है। हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, कि जो बिजनेस किसने? सभी ने मिलकर कैरी किया है, सभी ने मिलकर जो चलाया है, जो बिजनेस वो सब लोग मिलकर रन कर रहे हैं, उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो शेयर करने के लिए अग्री है। ओके,
or any one of them acting for all, और any one of them acting for all means यहाँ पर अकेला इंडिविजुअल पार्टनर का कोई बिजनेस नहीं बोल सकता। ये बी नहीं बोलेगा कि ये पूरा बिजनेस उसका अकेले का है, या ये नहीं बोलेगा कि ये पूरा बिजनेस मेरे अकेला का है, राइट। यहाँ पर ये क्या है, दे एक्ट एज अ पार्टनर, तो यहाँ पर उनका हर एक का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी पार्टनर्स भी अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं, शायद आप लोगों ने ये स्टडीज़ में, बिजनेस स्टडीज़ में एसपी में इस तरह के इसमें सीखा होगा कि स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है ना। हाँ, ये अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उनका जो भी बनाया गया है एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है वो फर्म के लिए काम कर रहा है, वो सभी मतलब यहाँ पर जो पार्टनर कहा जाएगा वो फर्म के अंडर आ रहा है। ये अकेले का इसका नहीं है, अकेले का इसका नहीं है, अकेले का इसका नहीं है। तो ये बिजनेस सभी के लिए रहेगा। इसमें जो भी चीज़ें चल रही है वो कंपनी के नाम से चल रही है, किसी इंडिविजुअल एक पर्सन के नाम से नहीं चलेगी। जो भी बिजनेस चलेगा वो फर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, फर्म के नाम के अंडर चलेगा, वो ना कि बस ए या ना ही बस बी का रहने वाला है। ओके, समझ रहे हो? हाँ, तो डेफिनेशन समझ में आई आप सबको? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या बताइए वो समझ गए, जनरल डेफिनेशन हम लोग। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है इन सभी डेफिनेशन से? हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भाई पार्टनरशिप क्या है, कि पार्टनरशिप ये है जहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स एक साथ आते हैं, बिजनेस कैरी करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे शेयर करेंगे। ओके, इसको कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। इन शॉर्ट ये कंक्लूजन निकल रहा है ना, where 2 or more persons come together to carry out business activities also in view to share profit and loss in their proportion, also they are ready or agree with the terms and condition of the business, that is partnership firm. Okay, individually वो partner, collectively partnership firm कहलाएगी। Is that clear to everyone? इसमें किसी को डाउट? ओके, अभी हम लोग और भी इसमें डेफिनेशंस दी है, जैसे कि प्रोफेसर हैंडी के हिसाब से यहाँ पर हमें और एक डेफिनेशन दी है। अभी वो क्या बोलते हैं देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। ये बात जरूरी है यहाँ पर, ये जो वर्ड है ना ये बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं वो, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। यस, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, लेकिन वो पर्सन कैसा होना चाहिए? वो पर्सन कैसा होना चाहिए? सुंदर, सुशील, फिर कॉम्पिटेंट। कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी कि अगर वो पर्सन, मान लो कि वो पर्सन इनसेन है, पागल है ना, वो कुछ अलग ही दुनिया में है, तो वो चलेगा क्या? नहीं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल होना चाहिए। कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल, क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर लॉ में ये चीज़ें सीखी होगी आप लोगों ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल पर्सन होना चाहिए, माइनर वगैरह नहीं चलेगा, राइट। एबल होना चाहिए मतलब वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए पर्सन। सो द पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट who agree to carry on a lawful business। ये भी बात जरूरी है। बिजनेस कैसा? लॉफुल, नहीं तो बिजनेस कुछ अलग ही चल रहा है ना, कुछ और ही बिजनेस करने लग गए तो फिर वो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो इलीगल बिजनेसेस हम लोग बोलते हैं कि वो अलाउ नहीं है। इलीगल बिजनेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ओके, इन अ कॉमन विथ व्यू टू अर्न अ प्राइवेट गेन। और ऑफ कोर्स उनका व्यू क्या होता है? हाँ, टू अर्न प्रॉफिट, यही उनका व्यू होता है। तो प्रोफेसर हैंडी ने बहुत अच्छे तरह से अपने डेफिनेशन में बताया है कि पार्टनरशिप क्या है। कि पार्टनरशिप मतलब कि यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, और ऐसा पर्सन जो कैपेबल हो या फिर जो कॉम्पिटेंट हो एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑल्सो जो बिजनेस कैरी कर पाए, अगेन जो भी उनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से वो काम करे, ऐसे फर्म को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टूड? डेफिनेशन सारे समझ में आ गए, सारे डेफिनेशन का कंक्लूजन आगे जाके वही बन रहा है। तो मिनिमम अभी पार्टनरशिप में हम लोग ने ये कल भी बात सीखी थी कि पार्टनरशिप फर्म जब बनती है कम से कम कितने लोग चाहिए? 2, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम
नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 50. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स शुड बी देयर, है ना? कि हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चलेगा क्या? 51 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मेरा दोस्त है, इसको ले लेते, नहीं, दोस्त नहीं चलेगा वहाँ पर। इट्स अ लॉफुल बिजनेस, टर्म्स कंडीशन सारे रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करके ही चलता है, ठीक है? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर देयर, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आर देयर, ये ध्यान में रखना है। ओके, इतना समझ गए? अभी इसके बाद जो हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं पार्टनरशिप में, दैट इज फीचर्स। ओके, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है वो समझ कर लेते हैं। ये थियोरटिकल पार्ट आप अच्छे से समझ गए, फंडामेंटल्स आपके एक बार क्लियर हो जाए, देन आपको जो प्रॉब्लम वाले हमारे टॉपिक आने वाले वहाँ पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए फंडामेंटल्स पहले क्लियर कर लेते हैं। चलो, पार्टनरशिप क्लियर है सबको? पार्टनरशिप समझ में आ गई है? अभी इसके फीचर्स समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है। okay. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म। ये स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इमेजिन करो। मान लो कि आपको जाकर बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, और वो भी पार्टनरशिप फर्म करने। आपने, आपके दोस्त ने या 1-2 बंदों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक फर्म चालू करने। तो क्या चीज़ें हो सकती है रे पार्टनरशिप फर्म में? थोड़ी मुझे बता सकते हो कि क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या चीज़ें कंसिस्ट होगी, या फिर क्या फीचर्स इसमें होने चाहिए? आप इमेजिन करो, ये तो सीखने ही वाले हम लोग। आप बताओ, आपके तरफ से क्या लगता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए? कल जाकर बिजनेस करना होगा तो क्या क्या चीज़ें सोचोगे आप लोग? मतलब अगर बिजनेस करना है, कल जाकर मुझे एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो मैं क्या प्लान करूँगी या क्या प्लान करूँगा? यस, कैपिटल के बारे में तुम सोचोगे भैया, और हाँ, वो तो आइडिया तो है ही, बिजनेस आइडिया तो है ही, वो तो हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, ये ज़रूरी बात है ना? मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, तो ये एक समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। रेशो डिसाइड करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड, करेक्ट। रेशो डिसाइड करेंगे, और क्या करेंगे? यस नैन्सी, क्या लगता है और क्या चीज़ें होनी चाहिए? रजिस्टर, कंपनी को रजिस्टर करना नहीं करना ये भी देखना पड़ेगा ना, बिजनेस चलाना है तो। राइट, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं वन बाय वन। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें लोग या फिर जो पर्सन, जिसको हम लोग पार्टनर बोल रहे हैं, जो पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं, है ना? जो पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, किसको? वो फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस को। अभी ये एग्रीमेंट जो है वो 2 तरह का हो सकता है। हाँ, 2 तरह का एग्रीमेंट हो सकता है। एक होगा ओरल और एक होगा रिटन एग्रीमेंट। अभी ओरल एग्रीमेंट मतलब क्या? चलो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई बिजनेस करते है ना, ये फ्रेंड है मेरा, फ्रेंड है मेरी, बिजनेस करते हैं। हम लोग ने डिसाइड किया ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और बोला कि जो भी है हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, 50-50 शेयर कर लेंगे, और जस्ट ओरली एग्रीमेंट किया है हम लोग ने। कुछ लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बात की, ओरल एग्रीमेंट। अभी बिजनेस अच्छे से चलने लग गया, मस्त प्रॉफिट बिफिट हो रहा है। अभी पैसा आ गया तो इसको लगा कि नहीं, मैं इतना काम कर रही हूँ, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, सारा पैसा लेके जा रहे। नहीं, मैं, और ये पलट गई, मेरा 50% नहीं, मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, मैंने ज़्यादा काम किया है, मैंने ज़्यादा काम किया है बिजनेस में, मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, 80% मेरा, 20% आप रखो। चलेगा क्या ऐसे? हाँ चलेगा। लेकिन यह दिक्कत क्या हो रही है? मैं बोलूँगी कि ऐसे कैसे, है ना? तुम लोग 80% ले रहे, मैं 20 कैसे ले सकते हैं? प्रूफ, यहाँ पर कोई प्रूफ है क्या? जो बात हुई उसकी कोई प्रूफ है? ओरल एग्रीमेंट में प्रॉब्लम क्या है? इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो दैट्स वाई ये काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट भी इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बिजनेस में ओरल एग्रीमेंट भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन
देयर इज नो एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो इसलिए जनरली सब लोग एग्रीमेंट कैसे करते हैं, रिटन फॉर्म में ही करते हैं, है ना। और जब एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में किया जाता है ना, देन इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड, देन इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज द, इट इज एन डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर written agreement you can say कि partnership deed containing the partnership agreement among the partners. Okay, partnership deed is a written document which contains all the terms and condition among the partners, that is called as a partnership deed. Okay, तो एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है ओरल और दूसरा होगा रिटन। अभी ओरल एग्रीमेंट में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज बेस्ट और सूटेबल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूफ है ना। हम लोग ने डिसाइड किया 50-50, लेकिन आगे जाके ये 50 नहीं बोली, पलट गई, तो मैं बोलूँगी ये देख, ये है अपना लीगल प्रूफ, ऐसे तुम नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, बिकॉज द लॉफुल बिजनेस वहाँ पर लीगल है। आपके पास क्या रहेगा? रिटन एग्रीमेंट का एविडेंस रहेगा। अभी ये एग्रीमेंट किया जाता है क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स कंडीशंस इसमें बताए जाएंगे। अभी टर्म्स कंडीशंस यानी कि क्या चीज़ें हो सकती है रे, क्या टर्म्स कंडीशन मेंशन किए जा सकते हैं इसमें? जैसे कि हाँ, जैसे कि प्रॉफिट कितना शेयर करना है ना, हम लोगों ने 50-50 डिसाइड किया, वैसे कितना शेयर प्रॉफिट का क्या होना चाहिए ये इसमें बताया जाएगा। और क्या बताया जा सकता है? कितना इन्वेस्ट करना है, सही है, हाँ, मैं कितना पैसा लगाऊंगी, ये कितना पैसा लगाएगी, ये कितना पैसा लग रहा है, राइट, मतलब कितना, किसका कैपिटल कितना है, ये इसमें मेंशन किया जा रहा है। और लायबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, है ना। अभी एक बात बता दूं आपको, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज़ जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना हमेशा। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज़ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अभी ये अनलिमिटेड का मतलब क्या? पानी पूरी अनलिमिटेड है, मतलब क्या? जितना भी खाओ, है ना, ऐसे नहीं कि भाई 6 पानी पूरी खाई तेरा खत्म तो निकल, ऐसे नहीं है। अनलिमिटेड है, कितना भी खा सकते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि उस बंदे को, उस पार्टनर को तब तक पैसे पे करने पड़ेंगे, तब तक लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी जब तक उसके पास लास्ट रुपी होता है ना, पॉकेट में, अंटिल लास्ट रुपी इन दर पॉकेट, कि जब तक उसके पास जितना पैसा है उसको देना पड़ेगा। फिर वो नहीं बोल सकता कि मेरा हिस्सा मैंने दे दिया, अभी काम खत्म, है ना। कि मान लो 3 पर्सन है, A, B, C, और हर एक के मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी है, तीनों के हिस्से में 50,000 अगर देनी है ना, तीनों के हिस्से में अगर उनके रेशो के हिसाब से इतना पैसा आ रहा है, A ने अपना 50 पे कर दिया, B ने भी पे कर दिया, लेकिन C के पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो अभी क्या होगा? C का पैसा कौन देगा? कौन देगा? ये A ने तो अपना पैसा दे दिया, B ने भी दे दिया, अभी C की लायबिलिटी कौन पे करेगा? तुम, मैं, कौन पे करेगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा रे? क्या लगता है आपको? लायबिलिटी तो पे करनी है। अभी मैंने क्या बोला? लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है ना। अभी मान लो C इज इंसॉल्वेंट, C इज बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब पता है आपको? इंसॉल्वेंट का मीनिंग पता है? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज इंसॉल्वेंट? स्पीक लाउडली। हाँ, इंसॉल्वेंट मतलब अभी 2 कंडीशन होती है, एक सॉल्वेंट और एक इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट सी वाली स्टेट यानी कि whose assets are more than liabilities, whose assets are more than liabilities, मतलब वो सॉल्वेंट है कि हाँ उसको कोई टेंशन नहीं, बहुत पैसा है, असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी थोड़ी बहुत है, आराम से पे कर सकता है, ठीक है, अच्छी कंडीशन है, सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब क्या? बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, अभी असेट कम और लाइबिलिटीज ज़्यादा। whose liabilities are more than assets,
देन वो पर्सन को क्या कहा जाएगा? इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाएगा। वो बंदा इंसॉल्वेंट है कि उसके पास असेट कम है और लोगों का देना ही ज़्यादा है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है। क्या वो पे कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे मान लो कि व्हेन सी बिकम इंसॉल्वेंट और उसके हिस्से का पैसा वो नहीं दे पा रहा है। अभी इनकी जो है, इन लोगों की फर्म है पार्टनरशिप फर्म। इनकी फर्म क्या है? अभी मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या होती है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं मैंने मेरा हिस्सा दे दिया, ये बोल रहा है मैंने भी मेरा हिस्सा दे दिया, सी तू तेरा तो देख ले। ऐसे चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। सी का हिस्सा इन दोनों को देना पड़ेगा। सी का हिस्सा अभी वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। मतलब पार्टनरशिप की है ना तो करनी पड़ेगी। लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। तो अभी वो दोनों कैसे देते हैं उसका भी रेशो वगैरह होता है, आगे जाके वो चीज़ें सीखने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि लायबिलिटी जो है दैट इज़ अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि मेरा हो गया तो काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। वो बिजनेस की पूरी लायबिलिटीज़ पे करने की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। ये जो टॉपिक है ना इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशंस वगैरह, ये आपको डिसोल्यूशन में सीखने को मिलेगी। आगे जाके चैप्टर है आपको डिसोल्यूशन करके, वहाँ पर ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन अलग अलग स्टेट्स। पार्टनरशिप का ही पूरा सिलेबस है। पार्टनरशिप समझ गए, उसमें कोई नया पार्टनर ऐड हुआ, एडमिशन। उसमें से कोई रिटायर हुआ, रिटायरमेंट। उसमें किसी की डेथ हो गई, डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, उसमें बिजनेस बंद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप, यही सब कुछ सीखना है हमें। पूरा सिलेबस ही उसी के रिलेटेड है अपना। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे एग्रीमेंट के। तो एग्रीमेंट शुड बी, it can be oral or it can be in a form of written. When agreement it is in a form of written, then it is called as a partnership deed. उसे कहा जाता है डीड कहा जाएगा, पार्टनरशिप डीड। एंड व्हाट द एक्चुअल पार्टनरशिप डीड कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन से। सारे टर्म्स कंडीशंस इसमें आएंगे। कौन से? जैसे कि फर्म का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर के एड्रेस क्या है, उनकी डिटेल्स सब कुछ उसमें आएगा। उसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है या कमीशन ले रहा है, पार्टनर सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, उनका कैपिटल क्या होगा, ऑल्सो उनका रेशो क्या होगा, कौन से रेशो में वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका रेशो क्या होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। उसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, कैपिटल का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। उसके साथ साथ ड्राइंग्स आपको पता होगा, अगर ड्राइंग्स निकाल रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ओके, पता है ना सबको ड्राइंग्स वगैरह। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के उसका क्या रेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एज वेल एज कोई प्रोविजंस इसमें किए जाते हैं। प्रोविजंस यानी कि आगे जाके क्या होगा, मान लो कि कल जाकर कोई डेथ हो गया तो क्या करना चाहिए फर्म में, कल जाकर कोई रिटायर हो गया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो डिसाइड किया जाएगा। या फिर कल जाकर नया पार्टनर को लेकर आना है तब क्या होगा, तो इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशंस है, प्रोविजंस, वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। उसके साथ साथ अगर बिजनेस को बंद करना है तो बंद करने के बाद भी क्या प्रोसेस करनी चाहिए, मतलब अकाउंट्स को सेटल करना है ना, अकाउंट्स को सेटलमेंट कैसी करी जाएगी वो डिसाइड करना एंड एवरीथिंग। उसके अलावा और भी इसके बाद किसके कौन से पार्टनर का क्या रोल होता है, कौन सा पार्टनर एक्टिव है या फिर कौन सा पार्टनर स्लीपिंग है, जो भी उनके रोल्स होंगे, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग। अभी इससे आइडिया आ गया होगा सब कुछ, है ना। फर्म में जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में सारे टर्म्स कंडीशन एवरीथिंग किस में डिस्कस की जाती है, पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ बताया जाता है। अगर गलती से इसमें से कुछ रह भी गया है ना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, इसके लिए भी आगे के काम करके रखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बात मिसिंग है तो हमें इसके पास जाना है, किसके पास, एक्ट के पास। उन्होंने तो सब कुछ बना के रखा है भाई, आप अगर डीड में कुछ चीज़ें लिखना भूल गए तो हमारे एक्ट को फॉलो करो,
तो एक्ट में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, तुम उसे फॉलो कर सकते हो, ये भी बात बता कर रखिए। वो एक्ट के प्रोविजंस क्या है वो भी हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, द फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या सीखा हम लोग ने कि एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, ओरल और रिटन। रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, और इस पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स कंडीशन एवरीथिंग इसमें मेंशन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट फीचर, एग्रीमेंट के बाद दूसरा फीचर है नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ पार्टनर्स। तुम्हारा बुक भी ओपन कर सकती हो, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग ने ये बात डिस्कस कर ली है। श्रेया, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स क्या रहे, क्या था इसके बारे में? हाँ, यस एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। कम से कम कितने नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। सो मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, क्योंकि 2 के अलावा 2 पार्टनर ही नहीं तो वो पार्टनर क्या कहलाया जाएगा, है ना। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने? 50। देखो, so minimum 2 partners are needed to start partnership firm and the maximum partners are 50 according to the कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? according to the Companies Act 2013, according to the Companies Act 2013 के हिसाब से। The next feature is lawful business. Next feature is lawful business. अभी ये क्या है लॉफुल बिजनेस? क्या है, कोई बता सकता है मुझे? लॉफुल बिजनेस मतलब बिजनेस शुड बी लॉफुल। क्यों लॉफुल बिजनेस? मतलब लीगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इलीगल बिजनेस करना इंडिया में अलाउड नहीं है, है ना। अगर आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कि बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप आर, वहाँ पर शुड बी लॉफुल कहा गया है कि बिजनेस टेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होता है। अगर आपके स्टेट में ये चीज़ करना मना है तो वहाँ पर वो बिजनेस आप नहीं कर सकते। जैसे कि गुजरात में क्या, किसके ऊपर बंदी है, किसके ऊपर रोक लगाई गई है, पता है आपको? अल्कोहल वहाँ पर अलाउड नहीं है ना। तो वहाँ पर वो कर सकते हैं, हम लोग बेच सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर अल्कोहल, लिकर, इस बिजनेसेस के ऊपर बंदी लगाई गई है। तो वहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जो भी वहाँ पर बताया गया है टर्म्स कंडीशन, उसको फॉलो करना है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी हमें बताया गया कि कोई इलीगल बिजनेस इसमें अलाउड नहीं है। सो बिजनेस शुड बी लॉफुल। अंडरस्टूड? लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट फीचर इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, या फिर इसको हम लोग बोले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी जैसे कि 3 पार्टनर लेकर चले हम लोग, यहाँ पर A, B, C, ये 3 बंदों ने मिलकर बोला कि हाँ भाई हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे? चलो A ने लाया 50,000 रुपीज़, इसने कुछ पैसे लाया, इसने कुछ पैसे लाया, तीनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया बिजनेस में और बोले कि चलो अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे आर रेडी टू डू बिजनेस। तो फिर ये क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, क्योंकि बिजनेस करा ही इसलिए जाता है, उसका मोटो ही ये है कि क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना, ये उनका क्या है, मोटो है। तो वो प्रॉफिट जो अर्न करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए, है ना। नहीं तो वो जैसे कल मैंने बोला था क्या कि 50% तेरा 50% मेरा, बाकी सब बच्चे लोगों का, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, है ना। ऐसे नहीं चलेगा ना, रेशो वहाँ पर कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो रेशो जो डिसाइड, लाइक इसने डिसाइड किया कि इसका 3 हिस्सा होगा, 3:2, 2:1।
ऐसे कुछ डिसाइड किया उन्होंने। इसका मतलब क्या कि जो भी 100% प्रॉफिट होगा उसका जो भी उसका रेशो है उसका 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अभी इस रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसमें ये लोग मिलकर क्या करेंगे, रेशो डिसाइड करेंगे। अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गलती से भूल गए, मान लो कुछ रेशो फिक्स ही नहीं किया, पार्टनरशिप डीड व्हेन सपोज, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में हो रही है, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो रही है। ये रेशो यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है, भूल गए रेशो बनाना है ना, लिखना या फिर रेशो डिसाइड करना कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज absent about the profit sharing ratio then ratio will be equal, ये ध्यान में रखना है। रेशो वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, रेशो डिसाइड किया तो उसे फॉलो करेंगे, लेकिन अगर रेशो डिसाइड करना भूल गए या फिर पार्टनरशिप डीड में रेशो बताया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे समय रेशो क्या लेना है, इक्वल रेशो लेकर चलना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेशो वो डिसाइड करेंगे, अगर नहीं है, अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड में रेशो बताया नहीं है, तो कैसे लेकर चलेंगे, इक्वल। अच्छा, अभी आपको रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन सभी को पता है क्या रे? इसके ऊपर ना सीबीएसई के लिए मैं बता दूं, ये जो 1-1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, ये हमेशा रेशो के ऊपर क्वेश्चन 100% होता ही है वहाँ पर, कि रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ये हो, ठीक है। उसके क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे। तो रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, सी अभी आप एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर कि ये 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशो है, इन्होंने डिसाइड किया है, इनका रेशो है 3:2:1। अभी रेशो किस लिए है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है उसको बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी कंसिडर करो, मान लो कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है इन लोगों को, और ये 50,000 मेरे को तीनों को बांटने हैं। कैसे बांटोगे आप, कैसे, रेशो से। अभी रेशो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ध्यान दो। अभी ये जो रेशो मैंने इस फॉर्मेशन में जैसे लिखा है ना 3:2:1, इसी को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल बता देते हो आपको। चॉकलेट कैडबरी पता है, खाया है ना सबने कैडबरी, तो कैडबरी में ऐसे बाइट्स होते हैं, अलग ऐसे ऐसे बाइट्स होते हैं ना। अगर मुझे ये कैडबरी बांटनी है तो हम लोग बराबर नहीं, क्या जब भाई बहन का झगड़ा होता है तो बराबर इसको 2 तो मेरे को भी 2 ही होने चाहिए, इसको 3 तो मेरे को भी 3 ही मिलने चाहिए, ऐसा बराबर प्रॉपरली बांट के लेते ना। तो वैसे अभी रेशो में क्या है, सभी को अपना अपना हिस्सा प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो मान लो कि ये पूरा चॉकलेट है और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट इज चॉकलेट, प्रॉफिट इज चॉकलेट जो 100% है, और उसको अपने अपने हिस्सों के हिसाब से आपको बांटना है। अभी ये जो इनका हिस्सा है ना, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में नोट करूं तो इसको फ्रैक्शन में कैसे नोट किया जाएगा, देखो ये चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बाइट्स है, 12 बाइट्स है ना। और मुझे इसको 4 लोगों में बांटना है, तो मैं इसको 4 लोगों में 3 3 3 3 ऐसे बांट सकती हूँ ना। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये 100% मतलब 12 बाइट्स, और इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर रेशो जो है ना 3:2:1, इनका हमें करना है टोटल। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 3 + 2 + 1 6। इसका मतलब 6 में से 3 पार्ट, इसका मतलब 6 में से 3 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये 2 मतलब क्या, 6 में से 2 इतना पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। और 1 यानी कि 6 में से 1 इतना हिस्सा। इसी रेशो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट। इसी रेशो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यानी कि A का पूरे 6 में से 3 इतना हिस्सा
ए का हुआ, पूरे 6 में से 2 इतना हिस्सा बी का हुआ और 6 में से 1 इतना हिस्सा किसका हुआ, सी का हुआ। अभी डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 50,000। अभी मुझे ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ए इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे वहां पर द प्रॉफिट इज 50,000 इंटू ए का रेशो। व्हाट इज ए का रेशो? 3/6। ए का रेशो 3/6 है ना, 3/6। इसका मतलब क्या? 6 में से 3 पार्ट ए का है। इसको आप कैलकुलेट करोगे। वैसे ही मुझे बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालेंगे। पूरा प्रॉफिट कितना है? 50,000। उसमें से मुझे बी का हिस्सा निकालना है। व्हाट इज बी का रेशो? इट्स 2/6। तो बी का हिस्सा निकला यहाँ पर 2/6। मतलब समझ रहे हो, 50,000 में से 2 बी के लिए, 50,000 में से 3 हिस्सा ए के लिए। उसी तरह से सी का निकालेंगे, 50,000 इंटू 1/6। ओके, अभी इसको आप कैलकुलेट करोगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 225। मतलब यहाँ पर पहले का कितना आया? 25,000। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 बचे 2, 3 6 ज़ा 18 बचे 18, है ना। 6 6 6 6 6 ऐसे ही आ रहा है, वो पॉइंट में आएगा, है ना। अकाउंट्स में हम लोग फिगर्स जो है पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। कितने 6 आ रहे? 16,666 ऐसे आएगा। और इसका क्या आएगा? 8 ज़ा 6, 8 ज़ा 48 बचे 2, 3 ज़ा 8,333 ऐसे आएगा। राइट, या एंड में 4 आएगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नंबर ऐसे ले लिया इसलिए ऐसे नंबर सारे, बट बेसिक थिंग समझ में आ गई। रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, इस तरीके से रेशो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको ऐसे रेशो दिया होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे और इस तरीके से उसका क्या करेंगे, रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी रेशो दिया है तो इट्स ओके। क्वेश्चन में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम में हमें रेशो दिया जाता है। जब प्रॉब्लम में रेशो दिया जाएगा तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। प्रॉब्लम में रेशो नहीं दिया है तो इक्वल रेशो, यानी कि 1:1:1। दिस इज इक्वल रेशो। तो जो भी है 50,000 को डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर दो, तीनों को बांट दो, दैट इज इक्वल रेशो। अभी कभी कभी ना आपको और एक एडिशनल चीज़ें दी जाती है प्रॉब्लम में, कि बोलते हैं कि पार्टनर्स को रेशो जो है, पार्टनर का रेशो जो है वो कैपिटल रेशो होगा। अभी आप बोलोगे ये क्या है? पार्टनर्स का जो रेशो है, पार्टनर शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। सो व्हाट डज द मीन ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशो, समझ लेते हैं। चलो, अभी कैपिटल रेशो मतलब क्या होता है, नाम में ही इसका मीनिंग है। पार्टनर लेकर चलते हम लोग, ए बी सी 3 पार्टनर है, और हमें कैपिटल का मीनिंग सबको पता है। आपको कैपिटल यानी कि क्या? जो पैसा बिजनेस में लाया जाता है। एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस इज कैपिटल। तो ए ने 50,000 रुपीस बिजनेस में वहाँ पर डाले तो ये ए हो गया, ए का कैपिटल हो गया 50,000। बी ने डाले 80,000 रुपीज़, सी ने डाले 1 लाख रुपीज़, तो ये इनका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ये इनका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इनका जो कैपिटल है ना, उसका रेशो निकालो, मतलब कैपिटल रेशो। इनका जो कैपिटल है उसका रेशो निकालो, यानी कि क्या? कैपिटल रेशो। कितना सिंपल है, निकाल सकते हैं। ये 4 0 मेरे को दिख रहे हैं सब जगह। ये 4 0 4 0 4 0 कट कर दिया, बचा क्या रे? 5:8:10 हो गया रेशो। दैट इज कैपिटल रेशो। समझे? ऐसे होता है। अगर क्वेश्चन में वैसे बताया तो कैपिटल रेशो लेना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है वो लेंगे, नहीं दिया तो इक्वल लेंगे। अंडरस्टूड? रेशो के बारे में समझ गए? Let's see the next feature. Next feature is about unlimited liability. Unlimited liability. अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया इसके बारे में, है ना? क्या पता चला अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में आपको?
बता सकते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में क्या पता चला मीनाक्षी? हाँ, बिजनेस की लायबिलिटी बहुत होती है, कभी कम नहीं होती, ऐसे हुए? नहीं, ऐसे नहीं होगा। यस, तुम्हें क्या समझ में आया अनलिमिटेड लायबिलिटी? तुला काय समजलं अनलिमिटेड लायबिलिटी? लाइबिलिटी जो है ना पार्टनर की, वो कैसे लिमिटेड नहीं है, तो वो अनलिमिटेड है। ओके, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड मतलब क्या कि जब तक उनके पास उनको फर्म की लाइबिलिटी तो पे करनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से भी उनको पैसे देने पड़ेंगे, और अंटिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, मतलब अपने पास जितना पैसा उनको वो लगाना पड़ेगा लाइबिलिटी देने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा 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 दे दिया काम ख़त्म, ऐसा वाला बात है कि यहाँ पर नहीं, मैंने 50,000 दे दिए, मेरे इतनी लाइबिलिटी मैंने दे दी, ख़त्म हो गया। नो, until the last rupee in their pocket they have to pay it. That is unlimited liability. इसे कहा जाएगा unlimited liability। देखो कि the liability of a partners is unlimited, joint and several, ये बात अंडरलाइन करो, ये MCQ में भी आता है। The liability of a partner is unlimited, joint and several, मतलब ये जो liability है ये जॉइंट एंड सेवरल है। अभी ये कैसे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ABC वाला एग्जाम्पल है ना, इसमें ABC में A ने पैसा दे दिया, B ने दे दिया, C के पास नहीं है, तो ये लाइबिलिटी इनको देनी पड़ेगी बिकॉज द लाइबिलिटी इज जॉइंट। अकेले की है क्या लाइबिलिटी, कैसी है, जॉइंट है। समझ रहे हो जॉइंट एंड सेवरल का मतलब कि लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज द पार्टनर्स आर लाइबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, है ना, कि लास्ट रुपी तक उनको देना पड़ेगा, लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। इफ द असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे लाइबिलिटीज, कि बिजनेस के असेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो अपने लाइबिलिटीज पूरे नहीं पे कर पा रहे, देन उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देकर पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस में से ही बिजनेस का पैसा दो, पर्सनल प्रॉपर्टी में, इसीलिए तो अनलिमिटेड कहा गया है ना, कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देकर भी पे करना पड़ेगा। ओके, कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू पे, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड, एंड इफ एनीवन ऑफ अ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, वहाँ पर आपके बुक में मिस्टेक है, इन और सॉल्वेंट अलग अलग दिया है, वो इनसॉल्वेंट एक साथ होना चाहिए। अभी थोड़ी देर मैंने बताया ना कि इफ द सी बिकम इंसॉल्वेंट, सी बिकम इंसॉल्वेंट, अगर सी इंसॉल्वेंट हो गया तब क्या होगा, the remaining partners have to pay the liability of insolvent partner। तो बचे हुए पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट का पे करना पड़ेगा। Why? Because their liability is joint and several and the liability is unlimited. So if the firm doesn't have sufficient asset to pay their liabilities, then here the partners have to pay from their personal assets or personal property, okay, until the last rupee in their pocket। जब तक उनके पास पैसा तब तक देना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इंसॉल्वेंट वाला जैसे कि वो विजय मल्ल्या भाग गया ना इंसॉल्वेंट होके, इंसॉल्वेंसी करके, तो बहुत सारा पैसा निकाला, बैंक से लोन लिया और पे ना करते हुए भाग गया, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना। अभी वो बोलता है कि मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, एबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, असेट्स उतने नहीं है जितने लाइबिलिटीज़ है, राइट। तो इस तरीके की कंडीशन यानी कि इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन हो जाती है। समझे आप लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? हाँ, अभी तक हम लोग ने जो फीचर्स देखे, पार्टनरशिप क्या है वो समझ गए सब लोग,
थोड़ा सा लेक्चर का कंक्लूजन करा देते हो, आपको कंक्लूड कर देते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या किया। कि वेयर इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने, मिनिमम कितने पर्सन, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप क्या है कि वेयर 2 or more person come into business, there is a relationship among the partners, they are agree or ready to do their business or carry on their business activities, also they are agree to share the profits or losses in a proportion, that is called as a partnership firm. Individually it can be called as a partner, collectively it is called as a partnership firm. And partnership firm, पार्टनरशिप एंड पार्टनर ये अलग अलग होगा, ये समझ गए। पार्टनरशिप एक्ट कब का है, 1932 का है। ओके, इसके साथ साथ हम लोग ने कुछ फीचर्स देखे पार्टनरशिप के। फीचर्स सच एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा कैसा हो सकता है, ओरल भी रिटर्न भी। ओरल एग्रीमेंट काम का है क्या, कुछ एविडेंस है क्या उसमें, नहीं। रिटन एग्रीमेंट हाँ, उसका एविडेंस होता है, लीगल है, लॉफुल है। और इसमें क्या किया, रिटन एग्रीमेंट को ही दूसरा नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड के बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें सारी चीज़ें मेंशन के कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग कंसिस्ट होगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो ये बात थी एग्रीमेंट के बारे में, ये एक फीचर हम लोग ने किया। सेकेंड इज नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम, मैक्सिमम 50। देन नेक्स्ट इज बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। अगर उसको स्टेट बंदी रख रहा है, स्टेट में वो बात अलाउड नहीं है तो वो कर सकते हैं क्या, नहीं। बिजनेस इलीगल अलाउड है क्या, नहीं। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। नेक्स्ट बात हम लोग ने लर्न की किसके बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो डिसाइड किया जाता है पार्टनर्स में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हम लोग ने क्लियर किया। अगर इन केस आवर पार्टनरशिप डीड इज अब्सेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन रेशो विल बी इक्वल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव लर्न अबाउट द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि क्या, कि वहाँ पर पार्टनर इज लाइबल टू पे ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, है ना, अंटिल द लास्ट रुपी इन हिज पॉकेट। ओके, एंड वहाँ पर वो नहीं बोल सकता कि मेरा मेरा हिस्सा हो गया तो काम खत्म, ये बात है क्या, नहीं। अगर उसके पास सफिशिएंट लायबिलिटीज पे करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है कंपनी के पास, तो पर्सनल प्रॉपर्टी देकर भी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में आया, कुछ रिपीट करना है, ऐसे कुछ है, ये सब क्लियर है? अभी इसमें और भी कुछ फीचर्स है पार्टनरशिप के, वो आधे ही हम लोग ने अभी आज बस थोड़ा सा ही पार्ट लिया है, तो बचे हुए फीचर्स हम लोग विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, या, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।